रिजर्वेशन। क्या इंडिया में जाति के आधार पे होने वाले रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले इससे जुड़े बहुत से पहलू हैं जिन पे हमें नजर मार के देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजर्वेशन क्या है, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसकी कारण क्या था, क्या ये सही से काम कर रहा है, इसमें कमियां क्या हैं और कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। पॉलिटिकल परिवार से होने के कारण मैंने रिजर्वेशन को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत करीब से देखा है और ये भी देखा है कि कैसे कई बार ये रिजर्वेशन सही काम नहीं करता, इसका मिसयूज किया जाता है। लेकिन ये भी समझता हूं कि कैसे छोटी सी चेंजेस करने से ये रिजर्वेशन का सिस्टम परफेक्ट बन सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ दूसरी जितनी भी वीडियोस इस टॉपिक पे बनी है उनसे बहुत हटके होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंटरनेट या रिसर्च के आधार पे नहीं बनाई गई, बल्कि उसके साथ साथ सालों की प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड नॉलेज के आधार पे ये वीडियो बनाई गई। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक विनती करना चाहता हूं। अगर आप ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि एक पॉलिटिकल आदमी के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हो, जो हर टॉपिक का असली चेहरा, असली हार्ड हिटिंग ट्रूथ आपके सामने लेके आ सके, तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और ऑन द ग्राउंड नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका या आपके गांव मोहल्ले का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर या नेता लोग आपका कोई काम नहीं कर रहे, कोई भी ऐसी दिक्कत अगर आपको फेस हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके, ईमेल करके या हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें मैसेज करके आप हमारे साथ अपनी इशू, अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए और मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आपका काम चुटकियों में हो जाए। लगभग 20-25 साल के लोगों के काम करवाते करवाते इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि सिस्टम कैसे काम करता है, सरकारें कैसे चलती हैं, इसकी खामियां क्या हैं, इसकी कमजोरियां क्या हैं, कैसे एक आम नागरिक अगर अपने पे आ जाए तो तख्तो ताज हिला सकता है। एक आम नागरिक की ताकत क्या है ये मैं भली भांति जानता हूं और अब ये इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। तो आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, बने रहिए, ताकि हर इंसान को अपनी ताकतों के बारे में, अपनी राइट्स के बारे में पता चल सके, जागरूक नागरिक बन सके। तो शुरू करते हैं। रिजर्वेशन इस देश के हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से जरूर अफेक्ट करता है, क्योंकि कॉलेज की एडमिशंस, गवर्नमेंट जॉब्स और पॉलिटिक्स के साथ साथ ये पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी जैसे व्यापार, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी हाउसिंग जैसी प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिलती है। लेकिन इस रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बना। एंशिएंट टाइम्स में एक वर्ना सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें कि आदमी को उसकी प्रोफेशन या कला के आधार पे क्लासिफाई किया गया था। जैसे कि ब्राह्मण्स थे, जिनको समझा जाता था कि ये ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे, काम पाठ पूजा ये चीज़ें करने वाले हैं। क्षत्रिय थे, जो लगता था कि बहुत बलशाली होते हैं, तो वो ज़्यादा आर्मी या उस तरह की काम में करने वाले हैं। फिर वैश्यास थे, जो व्यापार में, बिजनेस में ज़्यादा आगे जाते थे। और उसके बाद शूद्रास थे, जो मीनियल जॉब्स, जो छोटे काम कोई होते थे, कोई साफ़ सफाई का काम है, कोई कुछ भी जो जिसको कहते हैं लो पेइंग जॉब्स जो होती हैं, वो काम करते थे। लेकिन पुराने समय में ये आज की तरह जाति स्टिग्मा नहीं था, फिक्स्ड नहीं था। आदमी अपनी नॉलेज को बढ़ा के अपने आप को एक वर्ना से दूसरे वर्ना में ले जा सकता था। ये फ्लूइड था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये एक फ्लूइड से एक हार्ड हिटिंग सिस्टम बनता गया। धीरे धीरे जातिवाद इंसान की पहचान बनने लग गई। उसकी प्रोफेशन की क्लासिफिकेशन की बजाय उसके माथे का एक स्टिग्मा बन गया कि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं और सारी जिंदगी आप जन्म से लेकर मरण तक इसी जाति में ही रहोगे। तो वो जो इंटरचेंजेबिलिटी थी वो खत्म होती गई और उसके साथ साथ अप्रेशन, उसके साथ साथ छुआछूत की बातें जो है, ये सारी ज़्यादा बढ़ने लगी। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर आज के जो करियर्स हैं फ्यूचर में जाके वो हमारी जाति बन जाए। कल को जाके कोई कहे हाँ जी आपकी जाति क्या है जी, मेरी जाति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी जाति तो जी फोटोग्राफर है, तो
करियर जाति कैसे बन सकता है, उसी तरह से ये वर्ना सिस्टम जो था प्रोफेशन के बेसिस पे चला था, लेकिन धीरे धीरे ये आदमी की पहचान बन गया, उसकी जाति बन गया। इनइक्वालिटी बढ़ती गई, जो लोग कम पे वाले काम करते थे उनको दबाया जाने लगा, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम आने लग गई। धीरे धीरे वो पीछे जाते रहे और जो थोड़ी कुशी जॉब्स में या कुछ अच्छी पेइंग काम करते थे वो लोग आगे आने लगे। और जब ये जातिवाद के आधार पे भेदभाव का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसके खिलाफ आवाज़ें भी उठनी शुरू हुई। BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें यह फैसला हुआ कि इलेक्टोरेट्स तो जॉइंट होंगे, सब लोग वोट डालेंगे, लेकिन टोटल सीटों में से कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी जो रिजर्व्ड कैटेगरी की जातियों के लिए। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिली तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी, जिसको BR अम्बेडकर जी चेयर कर रहे थे, उसमें कई ऐसे कानून, कई ऐसे पैराग्राफ्स लाए गए जो कि ओप्रेस्ड कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। पिछली जो ये रिजर्वेशन थी ये सिर्फ SCs और STs के लिए रखी गई थी, और उस टाइम पे ये कहा गया था कि सिर्फ 10 साल के लिए ये रिजर्वेशन करेंगे ताकि थोड़ा इक्वल आ जाए, लेकिन उसके बाद इसका टाइमलाइन बढ़ाई गई और आज तक वो रिजर्वेशन चल रही है। 1991 में उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर VP सिंह थे, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे उन्होंने इस रिजर्वेशन में OBCs को भी ऐड कर दी। इसके खिलाफ बहुत भारी प्रोटेस्ट हुए, मंडल कमीशन के खिलाफ बहुत जगहों पे, खास तौर पे स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किए, बहुत जगहों से आगजनी की खबरें आई, सेल्फ इमोलेशन, स्टूडेंट्स ने अपने आप को आग लगा ली, बहुत वाइड स्प्रेड इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे मंडल कमीशन के खिलाफ। दोस्तों 6 सितंबर 1990 राजीव गांधी ने लोकसभा में स्पीच देके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो इस पे कुछ कर पाते उनका असैसिनेशन हो गया। लेकिन कांग्रेस को बड़ी भरगम जीत मिली, कांग्रेस के PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। तो इस आइडिया को आगे ले जाते हुए उन्होंने 5 सितंबर 1991 को ये फैसला लिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को भी 10% रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा स्वानी केस में फैसला दिया, उन्होंने इस रिजर्वेशन को खारिज कर दिया। 2006 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दोबारा EWS रिजर्वेशन का जो आइडिया था उसको जिंदा किया। 2004 में एक कमीशन बनाया गया, फिर 2006 में उसमें कुछ फेरबदल करके मिस्टर सिन्हो को उसका हेड लगाया गया, और ये सिन्हो कमीशन EWS कैसे रिजर्वेशन के अंदर आ सकता है उसको डिस्कस करने लगा। 8 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से EWS की रिजर्वेशन देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो 124th अमेंडमेंट थी, उसको वो लोकसभा में लेके आए, जो इजीली पास हो गया राज्यसभा से, बाकी सारे प्रोसेस से पास होके, और वो लॉ बन गया। फाइनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दोबारा 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया। तो इस रिजर्वेशन के सिस्टम से ओप्रेस्ड और बैकवर्ड लोगों को अब एक्सेस मिलने लगी अच्छी अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, सरकारी नौकरियों की, और इवन राजनीति में आगे आने की उनको मौका मिलने लगा, क्योंकि सरकार ये समझ गई थी कि इनको थोड़ा सा एडिशनल हमको कुछ एफर्ट या कोई एडिशनल हेल्प देनी पड़ेगी अगर इनको हमने मेन स्ट्रीम पे लेके आना है। तो दोस्तों अगर निगाह मार के देखें कि ब्रॉड रिजर्वेशन है कितना कितना, किस कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, हालांकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में रिजर्वेशन चेंज होता रहता है, डिफरेंट रहता है, लेकिन एक बेसिक पैन इंडिया जो रिजर्वेशन है अगर उस पर हम नज़र मार के देखते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है SC कैटेगरी है उसको 15% रिजर्वेशन दिया जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 7.5% रिजर्वेशन दिया जाता है STs को, और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अगर इसको मिला के देखें तो सिर्फ जाति के आधार पर मिलने वाला रिजर्वेशन 49.5% हो जाता है। इसमें यह मैटर नहीं करता कि क्या ये गरीब लोग हैं, सिर्फ एक सर्टन कैटेगरी को बिलोंग करने वाले लोगों को लगभग 50% सीटें रिजर्व करके दे दी जाती हैं। जो फाइनेंस के हिसाब से या माली स्थिति के हिसाब से जो आरक्षण मिलता है वो सिर्फ 10% दिया जाता है, जो कि EWS जिसको कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इसके साथ साथ 4% रिजर्वेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उनके लिए भी रखा गया है। तो टोटल मिला के ये सारी रिजर्वेशन तकरीबन 63.5% हो जाता है, जिसमें कि
49.5% जाति के आधार पे है, 10% फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से है और 4% जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से। इसके अलावा कई स्कीम्स, कई प्रोजेक्ट्स में फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा रख दिया जाता है, डिफेंस सर्विसेज या जो सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं उनको और उनकी फैमिलीज़ के लिए कोटा रखते हो। इस तरह से कई स्कीम्स में हमको अलग अलग कोटाज भी और देखने को मिलते हैं जो कि दे दिए जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में अपने हिसाब से रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई जाती है, जैसे कि हरियाणा और बिहार में EWS को मिला के टोटल 60% रिजर्वेशन दिया जाता है, वहीं गुजरात में 59% रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो MP में मेरे ख्याल से देश में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन है, जिसमें कि आई थिंक 73% रिजर्वेशन वहाँ पे दिया जाता है, जिसमें कि SC कम्युनिटी को 16%, ST कम्युनिटी को 20%, OBC कम्युनिटी को 27% और EWS कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इस तरह से स्टेट्स की अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होती हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ की तरफ से रिजर्वेशन की मांग को लेके काफ़ी प्रदर्शन भी किए जाते हैं, जैसे कि जाट आरक्षण की अगर हम बात करें या गुज्जर आरक्षण की बात करें, मराठा आरक्षण की बात करें, तो इस तरह से कई कम्युनिटीज़ ने रिप्रेजेंटेशंस देके अपनी स्टेट गवर्नमेंट से रिजर्वेशन लेने की मांग की है, उनमें कई दी भी है। रिजर्वेशन उन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, उन ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को अपॉर्चुनिटी दिलाने में तो कामयाब हुई कि उनको नौकरियां मिलने लग गई, उनको एडमिशन्स मिलने लग गई, लेकिन इक्वालिटी दिलाने में शायद उतनी कारगर नहीं हो सकी, क्योंकि आज भी इंडिया के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिसमें इनइक्वालिटी, भेदभाव प्रैक्टिस किया जाता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बातें, ये सब कई ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें ये बड़ी कॉमन है। हो सकता है बड़े शहरों में, मॉडर्न कम्युनिटीज़ में ये चीज़ें उतनी कारगर ना हो, उतनी सामने ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम हिंटरलैंड में, रूरल एरियाज़ में जाते रहेंगे, वैसे वैसे ये ज़्यादा ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। सोशल एटीट्यूड रिसर्च इंडिया सारी नाम की एक सर्वे की गई 2016 में। उन्होंने इस मुद्दे पे पूरे इंडिया में काफ़ी रिसर्च की, सर्वे की, जिसमें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पहलू सामने आए। इस रिसर्च में सामने निकल के आया कि कैसे भेदभाव और अनटचेबिलिटी अभी भी इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है। 39% नॉन दलित हिंदू औरतों ने दिल्ली में ये कहा कि हमारे परिवार में कोई ना कोई अनटचेबिलिटी या छुआछूत को प्रैक्टिस करता है, और 21% ऐसी औरतों ने दिल्ली में कहा कि हम खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही 35% ऐसी नॉन दलित हिंदू औरतों ने यूपी में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने की बात स्वीकारी, और 42% नॉन दलित हिंदू मेल्स ने कहा कि हमारे परिवार में कोई ना कोई इस छुआछूत को प्रैक्टिस करता है। इसके साथ साथ अगर हम इंटरकास्ट मैरिज पे भी लोगों का एटीट्यूड देखें तो उससे हमें ये भेदभाव ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो सारी ने उस पर भी रिसर्च किया कि अगर एक ऐसा कानून बने जो इंटरकास्ट मैरिज को बैन करे तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे। और इसमें देखा गया कि मॉडर्न सिटीज़ में इसके समर्थक थोड़े कम थे, बट जैसे जैसे हम इसको और अंदर जाते गए तो इसके समर्थक बढ़ते गए। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में सिर्फ 27% अडल्ट्स ने कहा कि हम ऐसे कानून का समर्थन करेंगे, लेकिन वहीं दिल्ली में ये संख्या बढ़ के 40% हो गई, और राजस्थान पहुंचते पहुंचते ये संख्या बढ़ के 60% हो गई। रिजर्वेशन का जो डिबेट है वो इस देश में बहुत पुराना और बहुत बड़ा है। जो रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो इसके कई कारण देते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इससे उन कास्ट्स की डेवलपमेंट होगी, उन कास्ट्स को आगे बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये गरीब की हेल्प करेगा, गरीब को मदद करने के लिए रिजर्वेशन बनी है। कुछ लोग कहते हैं कि भेदभाव इससे कम होगा। और सारी की रिसर्च में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने निकल के आया कि रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाले लोगों में 30-40% लोग ऐसे हैं जो कोई कारण नहीं दे पाए कि हम क्यों रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिजर्वेशन को अपोज करते हैं, जो इसके खिलाफ है, वो भी अपना तर्क देते हैं कि इससे मेरिट सिस्टम खत्म हो जाता है, मेरिट के आधार पे होना चाहिए, मेहनत करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, गरीबों को तो इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के अमीर लोग ही इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें वो सामने लेके आते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, अब सारा कुछ इक्वालिटी हो गई है, सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं। लेकिन सारी की इसी रिसर्च में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि रिजर्वेशन को अपोज करने वाले लोगों में से भी 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि
आदमी की इकोनॉमिक स्थिति के हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए। गरीब को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति। तो दोस्तों, हमने देखा कि रिजर्वेशन की हिस्ट्री क्या है, आज का सिस्टम क्या है, इसको सपोर्ट करने वाले लोगों के आर्ग्यूमेंट्स भी हमने देखे, जो इसको अपोज करने वाले हैं उनको भी देखा। तो कहीं ना कहीं अगर इसको निगाह मार के देखी जाए तो कुछ कमी अभी इस सिस्टम में रह रही है, क्योंकि जहाँ पे इक्वालिटी देने की बात करें तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जातिवाद अभी भी इंडिया में प्रेवलेंट है। और कैसे जो गरीब लोग थे, जिनको एक्चुअल सबसे ज़्यादा इस रिजर्वेशन की ज़रूरत है, वो अभी भी इन साधनों से वंचित रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ट्विकिंग करनी ज़रूरी है। रिजर्वेशन देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक फाइनेंशियल लिमिट होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन 100% गरीब लोगों के लिए होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होना चाहिए। उसके अंदर आगे कैटेगरीज बना दी जानी चाहिए कि उन गरीबों में से इतने परसेंट रिजर्वेशन एससी कम्युनिटी को मिलेगा, इतने परसेंट रिजर्वेशन एसटीज को मिलेगा, इतना ओबीसीज को मिलेगा और इतना जनरल कम्युनिटी को मिलेगा। आज की डेट में ईडब्ल्यूएस की अगर परिभाषा देखें तो उसमें वो लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए या उससे कम है, या अगर कोई खेती बाड़ी करते हैं तो उनके पास 5 एकड़ या उससे कम एग्रीकल्चरल लैंड है। जो फ्लैट में रहते हैं तो उनका 1000 स्क्वायर फीट से कम का फ्लैट होना चाहिए। अगर प्लॉट है आपके पास तो 100 गज से कम का प्लॉट जिन लोगों के पास है, उनको ईडब्ल्यूएस में केटर किया जाता है। तो ये ईडब्ल्यूएस की परिभाषा डिफरेंट लोकेशन या जाति के हिसाब से चेंज की जा सकती है। हो सकता है गांव में रहने वाला आदमी शहर में रहने वाले आदमी से अगर थोड़ा ज़्यादा भी कमाता हो, लेकिन वो उतना समर्थ नहीं होगा, तो गांव के लिए ईडब्ल्यूएस की लिमिट थोड़ी चेंज की जा सकती है, शहर के लिए डिफरेंट की जा सकती है। वैसे ही कोई अगर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जनरल कम्युनिटी के लिए डिफरेंट हो सकती है। लेकिन एक फाइनेंशियल लिमिट होनी बहुत ज़रूरी है ताकि गरीब लोगों के पास ये सारी सहूलतें, ये सारी फैसिलिटीज़ पहुंच सकें। तो ज़रूरत है आज के नागरिक को आगे आके ये कहने के लिए कि रिजर्वेशन गरीब लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई थी, तो इसको ज़रूर ऐसी कम्युनिटी के लोगों को मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं अप्रेस हुए हैं, पीछे रहे हैं, लेकिन उस जाति के गरीब लोगों को आगे लाएं, ये सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 100% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देके उसमें कैटेगरीज आगे जाति के आधार पे दी जा सके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिस्कशन में शामिल हो, एक डायलॉग क्रिएट हो, ताकि इस रिजर्वेशन में जो ये एक छोटी सी चेंज करने से बड़ा परफेक्ट बन सकता है, उस चेंज को करने के लिए लोगों की तरफ से सरकार तक दबाव बने, सरकार तक ये बात पहुंच सके और ये चेंज की जा सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम और बहुत अच्छी वीडियोस आप तक लाने वाले हैं। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।